नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 124 क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर चर्चा कर ली थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन और संरचना का उल्लेख मिलता है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 124 क्लोज 2। हेडिंग डालो 124 क्लोज 2। अनुच्छेद 124 क्लोज 2। देखो, इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान मिलता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है, ये दो टाइप के न्यायाधीश होते हैं। दो टाइप के न्यायाधीश से मतलब है कि एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। और बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश। समय समय पर ये संख्या बदलती रही है, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। कितने? 33, यानी कि वर्तमान में 34 है न्यायाधीश। देखिएगा, अगर हम बात करें सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या अन्य न्यायाधीशों की, तो इनकी नियुक्ति, क्योंकि आपने लिखा इनकी नियुक्ति का उल्लेख मिलता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और वैसे देखें हम तो हमारे तीन स्तंभ है। एक तो व्यवस्थापिका है। क्या है? व्यवस्थापिका है। और एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका। न्यायपालिका अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन इस न्यायपालिका का जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है, इनको नियुक्त इस कार्यपालिका का हेड कर रहा है। जो केंद्र में जो हेड होता है ना, वो इनकी नियुक्ति कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये कौन होता है? ये व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर काम करता है? केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करता है। केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करता है। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन होता है? जिनकी सरकार होती है। तो अर्थात सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार की भूमिका होती है। किसकी होती? केंद्र सरकार की भूमिका होती है। मैं थोड़ा सा हटके बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम है उससे हटके। मैं अप्लाइड पॉलिटी की दृष्टि से व्यवहार में कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। देखो, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और जुडिशरी के जितने भी फैसले आते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। भाई, न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया, उसको सब मानेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं लास्ट में जाकर कि कहीं न कहीं न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर सकती है। ऐसा हो सकता है। वैसे संवैधानिक दृष्टि से तो नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको जो चेन बताई, इस चेन सिस्टम के अनुसार अब सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो सरकार के पक्ष में फैसला आएगा या सरकार के विरुद्ध आएगा, आप खुद देखना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की। किसने की? राष्ट्रपति ने की। और राष्ट्रपति को कौन बनाते हैं? संसद के सदस्य या जिनकी सरकार, जिनका बहुमत होता है सेंटर में, वही बनाते हैं। कहने का मतलब यही है। तो वो उन्हीं का ही आदमी होता है एक प्रकार से। कहीं ना कहीं मतलब उसकी उनकी तरफ झुकाव होता है, ऐसा कह सकता है। और कई बार विपक्ष आरोप भी लगाता है इस चीज को लेकर। तो फिर वो अगर जज कोई फैसला सुनाएगा तो वो सरकार के पक्ष में सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा?
तो आम व्यक्ति या कोई अन्य कोई संस्थान है, उसके साथ न्याय नहीं होगा। हालांकि हमारी न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है, न्याय होता है, लेकिन कई बार ऐसा सिस्टम देखा जाता है। उसमें पूरी न्यायपालिका के बारे में हम नहीं बोल सकते, कोई व्यक्ति विशेष का कोई लगाव अगर होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हैं कभी जब फैसले आते हैं ना। हालांकि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनको अवमानना का अधिकार है, इनके बारे में कोई नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इनका जो भी निर्णय है, इनके फैसलों के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, जैसे हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है, उसके निर्णय के विरुद्ध आप सार्वजनिक ऐसे मतलब उसके बारे में बुराई नहीं कर सकते हो। आप अगर उससे असंतुष्ट है तो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपील कर दो, लेकिन और दूसरे तरीके से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर करते हो, न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगाते हो कि न्यायपालिका ने पैसे लेके वो कर दिया और वो कर दिया, ऐसे कर दिया, या कई बार एडवोकेट भी उनके सामने ज्यादा बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या बोलते हैं उसको, हाँ होता है ना, वो कार्रवाई हो जाती है, ध्यान रखना उनके खिलाफ। तो काफी सारी मामले हैं। चलो हम इधर देखते हैं। अभी नियुक्ति की बात करें तो अगर एक शब्द में पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे करता है? एक प्रणाली है विद्यार्थियों, कॉलेजियम प्रणाली। क्या है? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली। बीच में एक कमीशन बनाया था विद्यार्थियों, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। पहले कॉलेजियम के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा रही है और बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा रही थी, लेकिन बाद में इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया ना, इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जगदीश सिंह खेर के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश सिंह खेर के द्वारा गैर संवैधानिक। मैंने कहा ना, संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो न्यायपालिका चाहे तो उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है। ऐसा हुआ भी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ क्या है? छेड़छाड़ है। दूसरी बात, अगर ये बात करें कॉलेजियम जो शब्द है, क्या ये कॉलेजियम शब्द हमारे मूल संविधान में था? तो हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान में नहीं था, तो फिर क्या संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया? भाई जो बात आज हम आपको लिखा रहे हैं, कॉलेजियम प्रणाली के तहत इनकी नियुक्ति होती है। अब कर्ता नियुक्त कौन है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास किसी का नाम आएगा, सिफारिश होकर आएगी, उसके बाद में तो उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा। लेकिन वो सिफारिश करने वाले जो एक प्रकार से समूह है, ग्रुप है, कुछ न्यायाधीशों का एक ग्रुप होता है, उसी को कॉलेजियम कहते हैं। तो ये क्या संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया? भाई जो हमारा मूल संविधान में जो बातें नहीं थी, उनमें कुछ बातें हमने बाद में जोड़ी, जिसको हम संविधान संशोधन के तहत कहते हैं। आज तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा संविधान संशोधन था कि जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, लघु संविधान कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, और उसकी जो कमियां थी या उसमें जो ज्यादा अति कर दी थी, उनको दूर किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो कि 79 में लागू हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी उस समय भारत में। तो तो अभी वर्तमान में आपको क्या याद रखना है? केवल कॉलेजियम प्रणाली के तहत इनकी नियुक्ति होती है। कैसे होती? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब है एक न्यायाधीशों का ग्रुप होता है, समूह होता है। वो राष्ट्रपति के पास उस तो भाई किसको आप न्यायाधीश बनाना चाहते हो, उनकी एक लिस्ट भेजते हैं। वो लिस्ट भेजते हैं तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ओके। अब इतनी बड़ी पोस्ट है पूरे भारत की, पूरे जो जुडिशरी है उसकी, तो उस पोस्ट को लेकर एक व्यक्ति को अधिकार देना सही नहीं रहेगा। कुछ 4-5 व्यक्तियों को अगर ग्रुप को ये पावर दे देते हैं तो इस बात को लेकर कई बार विवाद खड़े हुए तो कई बार केस चले। इनकी नियुक्ति को लेकर ही कोर्ट में केस चले, तो फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अलग अलग फैसले में अलग अलग बात बोलेगी। कब कब क्या बात बोली इनकी नियुक्ति को लेकर, उस बात के ऊपर हम चर्चा करें। सामान्यतः हम बात करते हैं सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करता है तो वो भी कॉलेजियम की सिफारिश पर ही होती है, लेकिन उस सिफारिश में मुख्य न्यायाधीश की सलाह होना जरूरी है। किसकी? मतलब अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय सीजीआई की सलाह भी होना जरूरी है। अब ये सलाह मतलब परामर्श, इसको केवल मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे सलाह दी, मैंने मान ली तो मान ली, नहीं मानी तो नहीं मानी। कई बार इस सलाह को बाध्यकारी बनाया गया, तो अलग अलग समय ये प्रावधान किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है।
ना ही कोई अमेंडमेंट करके प्रावधान किया गया है। केवल जो फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन फैसलों में ये बातें बोल रखी है। तो कब कौन से फैसले में क्या बात बोली, उन सभी फैसलों को देखेंगे। उनको हम फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, ऐसे अलग अलग नाम से जानते हैं उनको, उनको देखेंगे। तो कुछ बातें बेसिक जानकारी, आप कई बार होता है किसी टॉपिक को, किसी नियुक्ति को हम इतना डीप पढ़ लेते हैं तो ऊपर का क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो आप इसमें मोटा मोटा क्या ध्यान रखेंगे कि न्याय, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे करता है वो बात एक अलग है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना जरूरी है। ठीक है। इसी प्रकार जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, वहां का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भाई राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट है ना, तो 25 हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस है, जितने भी उनके अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप सोचोगे राज्य में तो राज्यपाल करता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और सेंटर में होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहली बात तो ये अपने माइंड में बिठा लो, फिर प्रक्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है? नहीं, लिखा क्या है? लिखिएगा। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अब सुप्रीम कोर्ट में दो टाइप के न्यायाधीश हो गए, एक तो मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने होते हैं? एक तो ये होता है और 33 ये होते हैं, और समय समय पे ये संख्या घटती रही है, ध्यान रखना। शुरुआत में कितनी थी? एक साथ ही थी भाई, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और साथ क्या थे? बाकी धीरे धीरे समय समय पर अलग अलग वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाई गई। और किसने बढ़ाई है? संसद। मतलब इनकी सीटों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो आप लिखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से सलाह भी ले सकता है। देख लिया? देखो, एक तो हम सीजीआई की नियुक्ति करते हैं, तो सीजीआई की नियुक्ति कौन कर रहा है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनसे क्या ले सकता है? सलाह। और सलाह को हम क्या बोलेंगे? परामर्श। सलाह या परामर्श ले सकता है। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो। तथा अन्य न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से,
और जब भी इनका नाम लिखे तो आप न्यायमूर्ति लिखें इनके नाम के आगे। क्या लिखेंगे? जब भी नाम लिखा होगा, जैसे माना कि दीपक मिश्रा है तो उसका नाम के आगे क्या क्या लिखोगे आप? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। और न्यायमूर्ति ना लिखो तो जस्टिस दीपक मिश्रा। क्या लिखा है? इंडिया से सलाह परामर्श करना अनिवार्य होता है। अब देखो विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। तो पहले अन्य जो न्यायाधीश है ना, इन अन्य न्यायाधीशों में से विद्यार्थियों जो भी वरिष्ठ होता है, क्या होता है? जो भी सीनियर होगा, सीनियर जज होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? सीजेआई बनाया जाएगा। ध्यान रखना, जो भी सीनियर होगा उसको क्या बनाया जाएगा? चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन कई बार इसका उल्लंघन हुआ। एक तो उल्लंघन हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और एक हुआ था 1977 में। 1973 और 1977 में 2 बार इस बात का उल्लंघन हो गया, सीनियरिटी का। मतलब सीनियर को नहीं बना के जूनियर को बना दिया। इसका मतलब सरकार में उसकी पकड़ होगी भाई, जब भी तो, क्योंकि उस समय आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। तो जब आप इतने 5 सीनियर बेटे, 10 सीनियर बेटे, तो उनको बनाओ ना। 10-10 की सीनियरिटी कम करके आप जो जूनियर है उसको आप बना रहे हो, तो ये तो विवाद होगा, जाहिर सी बात है। तो लिखो आप लोग, एक नोट डालो। वर्ष 1950 से, गठन 1950 में हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का। वर्ष 1950 से वर्ष 1973 तक, वर्ष 1973 73 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, वरिष्ठतम नहीं होगा, ध्यान रखना, वरिष्ठ न्यायाधीशों में से की जाती थी। वरिष्ठ न्यायाधीशों में से जो भी सीनियर मोस्ट होता था ना, उसको बना दिया जाता था। लिख लिया? लेकिन पहली बार 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। संविधान में तो थी नहीं इस बात का उल्लेख, उल्लंघन कर दिया। तो पहली बार इस परंपरा का उल्लंघन हुआ। कब हुआ? तो पहली बार 1973 में इस परंपरा का उल्लंघन हुआ, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे A.N. रे का पूरा नाम लिखा हूं क्या? है? अजीत नाथ रे। कई जगह राय भी मिलता है ना। अजीत नाथ रे 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत से मतलब सुप्रीम कोर्ट का ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो पहली बार इस परंपरा का, देखो संविधान में तो उल्लेख नहीं है कि वरिष्ठ को बनाया जाएगा। संविधान तो इस बात को लेकर मौन है भाई, किसको बनाया जाएगा। हाँ, तो इतना लिख दिया कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो पहली बार इसका उल्लंघन कब होता है? 1973 में होता है विद्यार्थियों। अब बताओ 1973 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी जान, लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है भाई, इनकी नियुक्ति में सरकार का रोल नहीं है, वो तो हम व्यवहार में बोल देते हैं कई बार। है कि सरकार करती है इनकी नियुक्ति? है? कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। सेकंड बार इस परंपरा का उल्लंघन होता है 1977 में। कब होता है? लिखिएगा, वर्ष 1977 में इस परंपरा का पुनः उल्लंघन किया गया। कौन सी परंपरा का? सीनियरिटी वाली बात का। दूसरी बार कब हुआ इस परंपरा का उल्लंघन? 1977 में हुआ, जब 10 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर 10 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एमयू बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लिख लिया विद्यार्थी? एमयू बेग, एमयू बेग है एमएच बेग? हाँ तो कोई बात नहीं, एच कर लेना, एम एच कर लेना भाई, एम एच बेग। हमीदुन कुछ ऐसा नाम है, देखते हैं। लिख लिया? एम एच बेग कर लो, है ना? तो 1973 और 1977 दो बार इसका क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। लिख लिया? अब मैंने कहा ना, इनकी नियुक्ति को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस चले हैं, बताई थी मैंने आपको बात। तो फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, थर्ड जजेज केस, इनकी नियुक्ति को लेकर चले हैं। तो सेकंड जजेज केस चला था, उसमें एक बात लिखी हुई, वो लिख लो आप। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेज केस, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेज केस ब्रैकेट में दूसरा न्यायाधीश मामला या द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 कब हुआ था ये? सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेज केस ब्रैकेट में द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में, कब का केस है ये? 1993 में सरकार की इस स्वायत्तता को रद्द कर दिया। सरकार की इस स्वायत्तता को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया, और अपने फैसले में कहा कि, फैसला कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और किसके जजों की बात कर रहा है? खुद के जजों की बात ही कर रहा है ना, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही, जो सीनियर जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, ये नियुक्त किया जाना चाहिए। लिख लिया विद्यार्थियों? तो ये बात थी किसके बारे में? सीजीआई के बारे में। तो सीजीआई किसको बनाया जाता है? बनाता कौन है? राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। और किसको बनाता है? जो सीनियर होता है सबसे।
अन्य जजों में जो सीनियर होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन कई बार इसका उल्लंघन हुआ, जैसे 1973 में उल्लंघन हुआ और 1977 में उल्लंघन हुआ। फिर सेकंड जजेज केस चला था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि भाई आप ये बीच में जो बना रहे हो ना, ऐसे ऐसे मत बनाओ, आप किसको बनाओ, सीनियर को बनाओ। तो दोनों तीनों बातें मैंने आपको लिखा दी। अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करते हैं, किसकी, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? सलाह। सलाह को हम परामर्श कहते हैं। तो एक विवाद और हेडिंग डाल लें आप अलग से, परामर्श ब्रैकेट में सलाह को लेकर विवाद। परामर्श ब्रैकेट में सलाह को लेकर विवाद। अब ये विवाद हुए तो कोर्ट में गए होंगे, कोर्ट में गए होंगे तो इनसे इनसे रिलेटेड कोर्ट में केस चला होगा, तो उसको अलग अलग जजेज केस से नाम से जाना जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जाना जाता है। सलाह। वैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 पढ़ा रहा हूँ, उसमें नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। आपको कितना याद रखना है? केवल नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बस इतना याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, बाकी तो केवल पढ़ना है। फिर क्यों पढ़ा रहे हो यूं? परामर्श को लेकर बात। लिखिएगा, सलाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मामले सामने आए, कई मामले सामने आए, कई मामले सामने आए। जैसे 1982 का मामला, कब का? 1982 का मामला। कोर्ट में केस चला भाई बेकायदा, फर्स्ट जजेज केस, सेकंड जजेज केस, इस नाम से, देख लिया। 1993 सेकंड जजेज केस कहलाता है। 1993 का मामला। देख लिया। 1998 का मामला। 1998 का मामला। 1982 का मामला, 1993 का मामला और 1998 का मामला। आपको पता है 1993 का मामला सेकंड जजेज केस नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? सेकंड जजेज केस के नाम से जाना जाता है। द्वितीय न्यायाधीश नियुक्ति मामला। लिखो, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सारे मामले कहाँ चले? सुप्रीम कोर्ट में चले हैं। अपने फैसले में कहा कि यहां परामर्श का मतलब, परामर्श को लेकर चले ना विवाद, देखिएगा, यहां परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। क्या नहीं है? सहमति नहीं है, वरन विचारों का आदान प्रदान है। वरन आता ना, किंतु परंतु वरन, है ना, वरन विचारों का आदान प्रदान है।
तो विद्यार्थियों, ये जो परामर्श देता है, उस परामर्श के बारे में कहा, इसकी परामर्श देने का मतलब उसको आप सहमति ना समझो। सीजीआई ने क्या दे दी? सहमति दे दी हो। उसको क्या समझे? केवल विचारों का क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है। ये बात किसने बोली थी? फर्स्ट जजेज केस 1982 में बोली थी विद्यार्थियों, है ना। अब लिखो 1993 में या 1993 का मामला लिख लो आप, तो कौन डालो छोटा सा। 1993 का मामला, 1993 का मामला। मैंने कहा ना, इनकी नियुक्ति को लेकर, इस परामर्श की बात को लेकर अलग अलग केस चले और आगे भी चलते रहेंगे। 1993 का मामला लिख लिया, लिखो। अब 1993 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, देगा कि नहीं देगा? उसने कहा कि यहाँ परामर्श का मतलब, एक मिनट, मतलब इसने पहले क्या कहा था कि सहमति नहीं है। परामर्श देने का मतलब क्या है? सहमति नहीं है। लेकिन इसमें जो पहले अपने, देखो सुप्रीम कोर्ट की एक खासियत है कि उसने पहले कोई निर्णय दे दिया ना, तो उस अपने निर्णय को बदल भी सकता है आने वाले समय में। जैसे कई केस ऐसे आए हैं, पहले आया था कि भाई जो प्रस्तावना होती है हमारी, प्रीएम्बल जो होती है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को चेंज कर देता है, वो कहता है कि चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार इसने पहले जब 1982 में अपना फैसला सुनाया था, तो उसमें तो कहा कि ये जो सलाह दे रहा है इसको आप सहमति ना समझे, और इसमें क्या कह दिया कि इसको सहमति समझे। इसको क्या कह दिया? सहमति समझे आप। अर्थात हम ये कह सकते हैं 1982 का जो फैसला था, उस फैसले को बदल दिया। देखो, फर्स्ट जजेज केस का जो फैसला था उसको कौन से केस में चेंज कर दिया? सेकंड जजेज केस में चेंज कर दिया। ध्यान रखना, लिखिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। क्या है? सहमति प्रकट करना है। नोट, कौन से निर्णय को चेंज किया इसने? 1982 वाले निर्णय को चेंज कर दिया ना? यस या नो? नोट डालो। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 1982 में जो निर्णय दिया था उसमें परिवर्तन कर दिया ना, या उसे बदल दिया? देखो, यहां पर सहमति नहीं माना, और यहां पे क्या मान लिया? इसको सहमति माना विद्यार्थी। तो कई बार पूछा, ये जो निर्णय है ना विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। मैं, देखो निर्णय आता है तो कोई एक दो पेज में तो आता नहीं, 50-50, 100 पेज, 150, 200 पेज में आता है, ध्यान रखना। पर हम कुछ हमारे एग्जाम की दृष्टि से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लिखा रहे हैं आपको। आप ये मत सोचना कि सर ने इतना सारा लिखा दिया, आपको कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने तो उस निर्णय के 2-4 शब्द लिखाए हैं वैसा आपको। हमारा संविधान कितना बड़ा है, लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग 3 साल। लगभग 3 साल हो गया ना भाई। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और हो गया, ये लो, लगभग 3 साल लगे। जिसको बनाने में 3 साल लगे, आप उसको 3 महीने में पढ़ना चाह रहे हो? कैसे पॉसिबल है भाई? नहीं है ना पॉसिबल। तो फिर कैसे सोच लेते हो कि तुम 3-4 महीने में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लोगे? हम कम से कम आपको 6-7-8 महीने में पढ़ा रहे हैं, तो भी ये मत सोचना आपको पूरा संविधान आ गया हो, क्योंकि संविधान के इतरेतर भी कुछ बातें हैं। गैर संवैधानिक संस्थानों के बारे में नहीं पढ़ते हो क्या आप? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखा करो हर चीज़ में, और जो बताई जाती है सारी चीज़ों को पढ़ो। ये जो केस है इनको पढ़ो, और आजकल इन केस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल साइंस मतलब कानून और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम, आप कानून की पढ़ाई करते हो तो आपको संविधान पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? एक एक किताब तो पढ़ाई जाती होगी संविधान की, और उसमें मूल अधिकार वगैरह याद नहीं कराते कि आपको 6 मूल अधिकार होते हैं, पहले 7 हुआ करते थे। मैं तो हमारा पुलिस की बता रहा हूँ, पुलिस का जब भी एग्जाम होता है हमसे मूल अधिकार पूछ लेते हैं लोग। जब मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं कोई भी, ये लोग कितने मूल अधिकार होते हैं, इनके बारे में, मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है?
या कितने मूल अधिकार है, क्या समझते हो आप? जो भी रिटर्न पे, पुलिस में तो रिटर्न ही होता है, पूरा लिखना पड़ता है उसके बारे में। लिख दो, क्या दिक्कत है? तो कितने होते हैं, कौन से आर्टिकलों में प्रावधान, पुलिस वालों को कहाँ पता कितने आर्टिकल होते हैं? हकीकत नहीं, नहीं इतना पता नहीं होता, ज्यादा ज्यादा बताओ कितना याद करते हैं? जैसे 6 मूल अधिकार है ना, वो 14 से याद करते हैं, 14 से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, इतना बस इतना ही याद करते हैं। वो खेत वो भी बड़ी मुश्किल से याद होता है। इन जितना तुमको बताया एक एक आर्टिकल के, इतना पुलिस वाले पढ़ते हैं कोई डीप से? कोई नहीं पढ़ता, वकील नहीं पढ़ते इतना, तो नहीं पढ़ते ना इतना, मुझे पता है। क्योंकि विद्यार्थियों, मैं कम से कम 2.5 साल तक वकीलों के साथ उठा बैठा हूँ। कितने? 2.5 साल तक। और लगभग 600-700 वकील मेरे टच में थे उस समय जब मैं साथ में उठता बैठता। तो जब आप किसी के साथ उठते बैठते हो तो अंदरूनी बातें आपके सामने आ जाती है। कैसे हम LLB करते हैं, कैसे आगे की डिग्रियां लेते हैं, कैसे हम पास होते हैं, आगे अभी हमारी स्थिति कैसी है, 50 रुपए की हम जेब से चाय पी कर आते हैं। ये कई वकीलों की स्थिति यही है आज भी। आप कोर्ट में जाओ, 50 रुपए की जेब में से चाय पी के आते हैं। और कई ऐसे हैं तो एक दिन में 50,000 रुपए भी कमा कर लाते हैं उसी कोर्ट से। वो डिपेंड करता है, वो सीनियर हो जाते हैं, उनकी पकड़ ठीक हो जाती है, क्लाइंट थोड़े ठीक है उनके, अच्छा नॉलेज है उनको, इसलिए। और उसी उम्मीद के साथ बेचारे जो जूनियर होते हैं वो मेहनत करते रहते हैं। और सबसे अच्छा आज के समय में ना, वकील जो पैसा है ना, बहुत शानदार पैसा है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, कानून आना चाहिए बढ़िया ढंग से, और लोगों से लाइजिंग होना चाहिए, कोर्ट में आपको बोलना आना चाहिए, लोगों को काम कराना आना चाहिए। चलो अभी तो अपन इधर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, जो 1982 का निर्णय था उसको 1993 में चेंज कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कई बार गाइड भी कर देती है कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे आपने एक केस का नाम सुना होगा, अ, भंवरी देवी वाला केस। कौन सा केस? भंवरी देवी। सुना भंवरी देवी का कांड? नहीं सुना? फिर क्या नॉलेज रखते हो आप? देखो प्रॉपर डेट वगैरह तो मुझे याद नहीं, मैं वैसे ही सुना देता हूँ आपको। और हाँ हाँ, कार्यस्थल पर महिलाओं को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनाया गया ना, उसमें राजस्थान का अहम योगदान है। 1993 की घटना है। कब की घटना है? 1993, 1993 की घटना है। हो सकता है सन आगे पीछे भी हो सकता है, वैसे तो मुझे याद है, जहाँ तक काफ़ी समय हो गया इस चीज़ का रिवीजन की। 1993 की घटना है। जयपुर में एक गांव पड़ता, भटेरी गांव। कौन सा गांव? भटेरी गांव। भटेरी गांव में एक महिला रहती थी, और उस महिला का नाम था भंवरी देवी। क्या नाम था? भंवरी देवी। और भंवरी देवी एक समाज सेविका थी। कौन थी? समाज सेविका, जैसे नर्स टाइप में होती है ना, वैसे थी वो। तो वो क्या अलग अलग गांव में जाती थी, और उस समय गांव में आपको पता 1993 में तो बाल विवाह वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। और आज भी जैसे गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, तो वो भटेरी गांव में गुर्जर जाति के लोग रहते थे। अदरवाइज ना ले भाई सर हम ऐसा गुर्जरों को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य, लेकिन जो घटना घटित हुई थी उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो उसमें बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाल विवाह ज़्यादातर कब होते हैं? या तो आका तीज पर, एक वो क्या होता है, देवउठनी का, नहीं नहीं, वो एक साथ बहुत सारे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सम्मेलन नहीं बोलते उसको। हाँ, बावनी। बावनी कुछ ऐसा होता है। तो उस गांव में ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बाल विवाह हो रहा था। तो उसने, महिला ने कहा कि भाई आप बाल विवाह मत करो, बाल विवाह करना एक अपराध है। तो उसने कहा तू तेरा काम करने जाके। देखो उन्होंने, गांव के लोग ऐसे बोल देते हैं, आई बड़ी समाज सुधारक। उस समय 1993 की बात है, आज तो काफी चेंज हो गया, हर चीज सोशल मीडिया है। आप 1993 आज की सन से देख लो, जोड़ के कितने साल हो गए, लगभग 30-35 साल हो गए विद्यार्थियों। तो इतने साल पहले तो आज की तारीख में जब बाल विवाह हो रहे हैं, तो उस समय किस लेवल पे बाल विवाह होते होंगे। तो महिला ने जाकर उनको कहा भाई भाई बाल विवाह वगैरह मत करो, ऐसी ऐसी चीज होते हो। लोगों ने उसको उल्टा सीधा बोल दिया। तो फिर लास्ट में जाकर वो कहाँ जाएगी? अगर कोई समाज को सुधारना चाहते हैं, और कुछ लोग सुधरना नहीं चाहते, तो उनकी शिकायत तो करेंगे ना कहीं कहीं जाके। सिस्टम के पास जाके उसने शिकायत की, सिस्टम बोले तो पुलिस के पास जाके शिकायत की। पुलिस के पास शिकायत की तो उनके पास मैसेज चल गया, किन के पास? गांव वालों के पास, का तुम्हारे खिलाफ भाई शिकायत दर्ज हुई है। कि किसने कराई? कि भंवरी देवी ने कराई। किसने कराई? अच्छा, अब गांव के युवा थे,
तो उन्होंने कहा कि ये भंवरी देवी ज़्यादा नाटक करती है, इसका इलाज करते हैं। तो भंवरी देवी का बलात्कार कर दिया उन लड़कों ने मिलकर, सामूहिक बलात्कार कर दिया। सामूहिक बलात्कार कर दिया तो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, लड़कों को अरेस्ट करने के बाद में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या कर दिया? वो जो महिला थी भंवरी देवी, वो एक समाज सुधारक का काम कर रही थी, उसके कार्यस्थल पर वो काम कर रही थी, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया, बल्कि उसके साथ बलात्कार और हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसी बात आ जाती है, तो फिर आगे हाई कोर्ट वगैरह में रिट लगती है। क्या लगती है? रिट लगती है। और कभी न कभी या तो कोई व्यक्ति या फिर कोई एनजीओ आता है, और एक एनजीओ था जिसका नाम था विशाखा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो संगठन का नाम क्या था? विशाखा, जो कि जोधपुर का है, अपना राजस्थान का ही है। उसने जाकर कोर्ट में PIL क्या दायर कर दी? ये इससे हटके है, ध्यान रखना, इस टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ। PIL दायर कर दी, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है जिसमें जनता का हित छुपा हो, लोकहित याचिका भी कहते हैं इसको। तो वो कौन से एनजीओ ने की थी? विशाखा ने। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट के आगे अपील कहाँ हुई? सुप्रीम कोर्ट में हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था 1993 में। कब सुनाया था? नहीं सॉरी, 1993 में कैसा, 1997 में फैसला सुनाया। और 1997 में फैसला तो सुनाया, साथ में एक गाइडलाइन भी जारी कर दी, और उस गाइडलाइन को कहते हैं विशाखा गाइडलाइन। तो वो विशाखा गाइडलाइन जारी कब हुई? जब एनजीओ ने अपील की, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 1997 में, और उसके साथ गाइडलाइन जारी की, और उसमें कहा कि ये सीधा सीधा मानव अधिकारों का हनन है। किसका है? कि आप कहीं पे काम करने के लिए गए हो और आपको वहां काम नहीं करने दिया गया। वो काम करने तो गई थी, उसका काम नहीं करने दिया गया, तो ये मानव अधिकारों का हनन है। और क्यों ना सरकार को कार्यस्थल पे काम करने वाली महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं है। कानून तो कौन बनाएगी? संसद ही बनाएगी। फिर उसके बाद में संसद के द्वारा कानून बनाया गया। 2013 में ये कानून बना। कब बना? 2013 में कानून बना। हालांकि 2010 से इसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी, 2013 में कानून बन गया। और आज कोई महिला किसी कार्यस्थल पर, किसी ऑफिस में, ऐसी संस्था जहाँ 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पे काम करने जाती है, या फिर दिहाड़ी जो सिंगल महिला भी कहीं पे काम करने जाती है, उनको ये कानून प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ तो फिर प्रॉपर कमेटियाँ वगैरह बनती है, जो उनकी शिकायत वगैरह मतलब उससे रिलेटेड पूरा कानून है, वो पूरा कानून हम पढ़ते हैं। तो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनसे रिलेटेड कानून बनाने में उस भंवरी देवी वाला केस और जो विशाखा गाइडलाइन है, उसका अहम रोल है। तो इसी प्रकार जब ये सेकंड जजेज केस आया था, इसमें इस सहमति वाली बात को इन्होंने कहा कि ये जो सलाह दे रहे हैं वो एक प्रकार से इसको क्या समझे आप? सहमति समझे। और साथ ही में गाइडलाइन भी जारी की, मतलब दिशा निर्देश जारी किए। तो क्या दिशा निर्देश जारी किए थे उसको आप देख लें। ये सारी चीजें हम महिला बाल अपराध पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें अ, आता है ये पॉइंट। ये कानून का नाम है, उस पढ़ाते हैं। क्या लिखा आपने? और परिवर्तन कर दिया, तथा ये व्यवस्था दी गई कि, या ये व्यवस्था की कि, ये व्यवस्था की कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में अन्य न्यायाधीश है ना, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी गई सलाह को, दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य होगा।
मैंने कहा ना, अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करते हैं तो सीजीआई से क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं। और उस परामर्श को अब कौन मानेगा? राष्ट्रपति मानेगा। ये बात कौन से केस में की विद्यार्थियों? सेकंड जजेज केस में 1993 में। कही नहीं बात? लिखो। लेकिन ऐसे तो वो किसी को बनवा देगा। तो ऐसी स्थिति में उसको भी थोड़ा बांधने की कोशिश की। किसको? मुख्य न्यायाधीश को भी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश यह सलाह, मुख्य न्यायाधीश यह सलाह अपने दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद ही, विचार विमर्श करने के बाद ही देगा। अपने दो, सहयोगी लिखा कि न्यायाधीश लिखा है? हाँ, अपने दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद ही देगा। देखो विद्यार्थियों, पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है, इसको समझने की आप कोशिश करें। मैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहा हूं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से करेगा? सीजीआई की सलाह से करेगा। अब ये जो सीजीआई ने सलाह दे दी ना राष्ट्रपति को, वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। कौन से केस के अनुसार? सेकंड जजेज केस या 1993 के केस के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है। लेकिन ये जो सलाह दे रहा ना, ये अपनी मर्जी से नहीं देगा। ये अपने जो साथ के जो अन्य न्यायाधीश है उनसे भी परामर्श लेगा। उनसे भी क्या लेगा? परामर्श लेगा, विचार विमर्श करेगा कि भाई हम इस व्यक्ति का नाम आगे रिकमेंड कर रहे हैं। समझ गए इस बात को आप? तो दो की क्या लेता है? मदद। और लिखो विद्यार्थियों, अगला केस आ जाएगा 1998 का केस, 1998 का मामला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हम किसको बनाते हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 10 साल का किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो लगातार, या किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है। और राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? ओके, चलो, बात मान ली आपकी। अब कोई भी हाई कोर्ट का जज है, उसको लाकर सीजीआई का मानना है कि वो खास हो। किसका खास हो? सीजीआई का खास हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना सकता है। तो फिर और वो परामर्श और वो उसको सलाह और दे देगा राष्ट्रपति को, भाई आप इसको ही बनाओ। तो ऐसी स्थिति में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 1993 के केस में कहा था कि 2 जजों से और परामर्श लेगा वो। किससे लेगा? 2 जजों से, जो भी सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज है उनसे परामर्श लेगा, तब जाके इसको नियुक्ति मिलेगी वहां पर। ओके। तो फिर ऐसे तो एक, जब आप किसी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो 2-4 तो आपके मिलने वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि आप भी तो उन्हीं में से निकल के आए हो। पहले आप भी तो जूनियर ही थे, आप भी तो अन्य न्यायाधीश ही थे। अन्य न्यायाधीशों में से तो किसी सीनियर को सीजीआई बनाया जाता है, तो आपके टच में तो होंगे, तो आप तो दो तो किसी को भी ले लोगे अपने पक्ष में। क्यों ना इस संख्या को बढ़ाया जाए? क्यों ना इस 2 वाली संख्या को, इस 2 संख्या को बढ़ाया जाए, और 2 से बढ़ा के कितनी कर दी जाए? 4 कर दी जाए। और ये 2 से बढ़ा के 4 कब किया गया? 1998 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। देखो, 1998 का मामला लिख लिया। देखो, इस केस में, केस बोलो मामला बोलो बात बोलो, बात एक है ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस परामर्श के बारे में, परामर्श से रिलेटेड विवाद चल रहा है, परामर्श के बारे में कहा कि मुख्य न्यायाधीश बहुसंख्यक से, मुख्य न्यायाधीश बहुसंख्यक से विचार विमर्श करें। मतलब 2 से बढ़ा के ज्यादा करेंगे ना, बहुसंख्यक से विचार विमर्श
करे तथा इसके तहत दो के स्थान पर चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श का प्रावधान किया गया। दो के स्थान पर कितने का किया गया? 4 का। अब ये विचार विमर्श कौन कर रहा है? सीजेआई और वरिष्ठ न्यायाधीश 4। आप डायरेक्ट ये मत ना कि इससे विचार विमर्श कर रहा है, राष्ट्रपति से नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति को सिफारिश तो कौन भेज रहा है? सीजेआई भेज रहा है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो 2 की जगह अब कितने कर दिए? 4 कर दिए विद्यार्थियों। 2 की जगह क्या कर दिए? 4 कर दिए। और इसमें एक बात और जोड़ी गई। अब टोटल कितने हो गए? नहीं, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश और 4 ये हो गए। इनमें से अगर 2 ने भी खिलाफ दे दी, जैसे माना कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, क्या है? ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का कोई व्यक्ति है। तो 3 जने तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ए नाम वाले को बना दो, और 2 जने क्या कह रहे हैं? बी वाले को बना दो। तो ना तो ए वाला बनेगा ना बी वाला बनेगा। एक भी जज विपक्ष में नहीं आना चाहिए, एक भी जज विपक्ष में नहीं आना चाहिए। सारे ये कहना चाहिए कि ए वाले को बनाओ, या सारे क्या कहना चाहिए? बी वाले को बनाओ। ये जो आपने जो 4 से परामर्श ले रहे हो ना आप, इसमें से अगर 2 भी विपक्ष में आ जाते हैं तो नियुक्ति नहीं होगी या सिफारिश आगे नहीं जाएगी। लिखिएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दो भी वरिष्ठ न्यायाधीश विपक्ष में हो तो, वही 4 वाले पैनल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कोई सब जज आके कहते विपक्ष में नहीं, इसको क्यों नियुक्त कर रहे हो आप? वरिष्ठ की बात चल रही। यदि 2 भी विपक्ष में हो तो उनके नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजी जा सकती। नियुक्ति की सिफारिश भेजी नहीं जा सकती। लिख लिया विद्यार्थियों? समझ में आ गया? यहाँ तक आगे लिखो। इनकी जो जजों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। इससे होती? लिखिएगा, अगला फैक्ट लिखो। कॉलेजियम प्रणाली, हेडिंग डालो अलग से। मतलब हम नियुक्ति में ही पढ़ रहे हैं सारी बातें, है ना? कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली। लिखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है ना? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। लिख लिया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है? कॉलेजियम प्रणाली से होती है। देखिएगा,
इस कॉलेजियम प्रणाली में केवल न्यायाधीश शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं इसमें? न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखो, कॉलेजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ, कॉलेजियम शब्द का, किसका? कॉलेजियम शब्द का शाब्दिक अर्थ सदस्यों का समूह होता है। देख लिया? अब देखो, ये जो कॉलेजियम प्रणाली आई है, ये ना तो हमारे मूल संविधान में, न संविधान संशोधन में है। किसमें है? जो फैसले हैं ना, वो जजेज केस थे, उनमें है इसका उल्लेख। लिखिएगा, इस कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख इस कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में पब्लिक किसी संविधान संशोधन के द्वारा एक मिनट, देखो मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं मिलता है और न ही किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अब आप कैसे इसको सेट करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या लिखा है? मूल संविधान में पब्लिक किसी संविधान संशोधन में नहीं मिलता है ना? मूल संविधान में या किसी संविधान संशोधन, मूल संविधान में पब्लिक किसी संविधान संशोधन में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसे 1993 के नहीं भी 1998 वाला, देखो 1998 के न्यायाधीश नियुक्ति मामले में, ये न्यायाधीश नियुक्ति मामले के तहत जोड़ा गया। न्यायाधीश नियुक्ति मामले के तहत जोड़ा गया। देखो, फर्स्ट जजेज केस कब आया था? 1992। और सेकंड जजेज केस 93। और थर्ड जजेज केस 1998। तो तृतीय न्यायिक नियुक्ति मामले के तहत जोड़ा गया था। थर्ड जजेज केस लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। तृतीय न्यायाधीश नियुक्ति मामला 1998 के तहत जोड़ा गया। लिख लिया? लिखिएगा, कॉलेजियम प्रणाली में कॉलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नेतृत्व करता है। मतलब इस कॉलेजियम प्रणाली में नेतृत्व कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। जिसमें ये ऐसे लिख सकते हैं, इस कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
4 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखो विद्यार्थियों, कोलेजियम प्रणाली क्या है? 1+4 का समूह है। किसका? 1+4 का समूह। एक मुख्य न्यायाधीश है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है। ये पांचों जने मिलकर जिस नाम की सिफारिश करते हैं, वही सिफारिश आगे राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति उसी नाम पर क्या करेगा? साइन करेगा, उसी व्यक्ति को क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। तो इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, अन्य देखो, मुख्य न्यायाधीश की तो टेंशन ही खत्म है। मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, और जो भी सीनियर होता है उसको करता है। तो मुख्य को तो छोड़ो आप, लेकिन अन्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह को ही हम पूरे सिस्टम को कहते हैं कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम का मतलब होता है एक सदस्यों का ग्रुप। और कितने सदस्य होते हैं? 1+4। कितने होते हैं? 1+4। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका उस कोलेजियम का हेड कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। और 4 अन्य होते हैं। 4 में से अगर 2 भी विपक्ष में है तो वो सलाह आगे नहीं जाएगी, कोलेजियम की सिफारिश आगे नहीं जाएगी। कोलेजियम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या कर देता है? न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। तो कोलेजियम की सिफारिश के बाद में राष्ट्रपति का काम चालू होता है। लिखिएगा, कोलेजियम की सिफारिश के बाद ही कोलेजियम की सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति नियुक्ति देता है, ये नियुक्त करता है। लिख लिया? लिखो कोलेजियम के कार्य। कोलेजियम के कार्य। नहीं, सीनियर तो अपना भी रहते हैं ना, तो वो तो हाँ, टॉप 4। अगर कोई एब्सेंट है तो फिर उसके बाद में दूसरा वाला आ जाता है, या कोई मना कर देता मैं तो कोलेजियम में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसकी जगह फिर उसके बाद वाला सीनियर आ जाएगा। सीजीआई तो रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई। लिख लिया? कार्य लिखो। पहला लिखो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना। एक काम लिख लिया आपने? देखो विद्यार्थियों, हाई कोर्ट में भी आपको पता है कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती है। तो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा? जो उस हाई कोर्ट में जो वरिष्ठ है उसको बनाया जाएगा। भाई वरिष्ठ को बनाया जाएगा, नहीं जाएगा? लेकिन अन्य हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश भी तो होते हैं, तो अन्य किसको बनाया जाएगा? तो अन्य कॉलेजियम की सिफारिश पर। और उस कॉलेजियम का हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो 4 अन्य न्यायाधीश होंगे ना, वो उस हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे 4। जैसे माना कि आज की तारीख में राजस्थान में अगर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट में, तो राजस्थान हाई कोर्ट में जितने भी जज है उनमें जो सीनियर मोस्ट जज है उसको क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। और अगर अन्य की नियुक्ति की बात आती है, किसकी? अन्य की नियुक्ति की बात आती है, तो अन्य की नियुक्ति करेंगे तो पहले हम लेंगे किसको? वरिष्ठ को लेंगे। किसको लेंगे? वरिष्ठ को लेंगे। जो भी हाईकोर्ट के जो 4 वरिष्ठ है उनको इसके कॉलेजियम में शामिल करेंगे। मुख्य सीजीआई के कॉलेजियम में 4 शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं होंगे, इस वाले शामिल होंगे ध्यान। और सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट वालों को ले रहे हैं 4 को वहां पर, और वो बाकी हाई कोर्ट में देख लेंगे। क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट बोलना। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा लिखो, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करना। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु सिफारिश करना। लिख लिया? तीसरा लिखो। अब देखो, एक हाई कोर्ट का जज होता है, उसको दूसरे हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर हो जाता है।
तो उनकी सिफारिश भी ये कॉलेजियम ही करता है, देखिएगा। और उनका ट्रांसफर करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। देखो, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर है तो सिफारिश करना, देख लिया। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, तो भारत का अगर हम संविधान को देखें, मूल संविधान को देखें, तो मूल संविधान में विद्यार्थियों कॉलेजियम वाली कोई सिस्टम ही नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली वाली कोई बात ही नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली का मतलब 1+4 वाली नहीं है ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था मूल संविधान में, ठीक है। तो फिर कानून बनाएगी संसद। कौन बनाएगी? संसद। संसद ने एक कानून बना दिया, और कानून बना के संविधान में संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संविधान में संशोधन कर दिया। 99वां संविधान संशोधन। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन 2014। कौन सा? 2014। और इसमें कहा गया कि ये जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा नहीं करके एनजेएसी के द्वारा की जाएगी, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा जा रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो ये इन जजों की नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति। मतलब कॉलेजियम के स्थान पे क्या लेकर आगे? एनजेएसी। ये कौन से प्रावधान, कौन से संविधान संशोधन प्रावधान किया गया? 99 संविधान संशोधन 2004 में, 2014 में ये प्रावधान किया गया। लेकिन भारत के एक सीजेआई थे विद्यार्थियों, 44वें नंबर के, जिनका नाम था जगदीश सिंह खेर या खैर। तो जगदीश सिंह खेर ने ये जो संसद ने कानून बनाया था, ये जो अमेंडमेंट किया था, कौन सा वाला? 99 वाला। तो कॉलेजियम के स्थान पे किसके द्वारा नियुक्ति करेंगे हम? एनजेएसी के द्वारा नियुक्ति की जाएगी न्यायाधीशों की। तो इस बात को इसने गैर संवैधानिक करार दे दिया। किसने? जगदीश सिंह खेर। जगदीश सिंह खेर ने फैसला क्यों दिया? क्योंकि आपको पता, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसले सुनाए जाते हैं एक व्यक्ति नहीं सुनाता, एक व्यक्ति फैसला नहीं सुनाता है। संविधान से रिलेटेड मामला है, संवैधानिक पीठ का गठन हुआ, और संवैधानिक पीठ का हेड कौन होता है? सीजेआई होता है कि नहीं होता है? तो उस समय सीजेआई कौन थे? जगदीश सिंह खेर थे। तो इन्होंने इस फैसले, इनका जो कानून बनाया था, जो अमेंडमेंट किया था, उसको चेंज कर दिया और कहा कि हम एनजेएसी के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करेंगे, हम किसके अनुसार करेंगे? कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार। तो कॉलेजियम प्रणाली वापस लागू हुई, और आज भी कॉलेजियम प्रणाली लागू है। कॉलेजियम प्रणाली वैसे मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है, ना किसी कोई अमेंडमेंट में है। केवल 1993 में सेकंड जजेज केस नाम से जो केस चला था, उसमें इस प्रावधान, सॉरी सेकंड में नहीं, थर्ड में, थर्ड जजेज केस चला था 1998, उसमें प्रावधान किया गया था। समझ गए इस बात को? लिखो तो नोट। नोट डालो विद्यार्थी। भारतीय संसद ने, भारत की संसद ने भारत की संसद ने 99वां संविधान संशोधन 2014 भारतीय संसद ने 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत ये प्रावधान किया कि
प्रावधान किया कि देख कॉलेजियम का संबंध किससे, न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है। प्रावधान किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। किससे की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है, तो उसे समाप्त करके, तो कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर NJSE बनाया गया। आप शॉर्ट में लिख लो, मैं बाद में लिखाऊंगा डिटेल इसकी। NJSE बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य शामिल होंगे। कितने होंगे? 6 सदस्य शामिल होंगे। NJSE में कितने सदस्य शामिल होंगे विद्यार्थियों? 6 सदस्य शामिल होंगे। अब देखो, मतलब पहले कॉलेजियम सिफारिश देता था कि एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हो गए, वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम में कितने होते हैं? 1+4 का प्रावधान था, लेकिन अब इन्होंने कितने कर दिए? 6 कर दिए विद्यार्थी। कितने कर दिए? 6। पहले एक 4 कैसे होते थे? एक तो कॉलेजियम में देखो, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, ये होते थे। अब इन्होंने कहा कि अब इसमें 5 करेंगे हम टोटल सदस्य। कॉलेजियम का नाम बदल के क्या कर दिया? NJSE कर दिया। क्या कर दिया? यानी कॉलेजियम को तो हम समाप्त करते हैं और कॉलेजियम की जगह क्या करते हैं? NJSE। और इस NJSE में देखो कितने सदस्य शामिल होंगे? 6। 6 कौन कौन होंगे बताता हूं। एक तो हो गया कानून मंत्री। कौन हो जाएगा? और कानून मंत्री मतलब सरकार का आदमी, ठीक है। अब कानून मंत्री जो कहेगा वही होगा, नीचे कर्मचारियों को वही करना पड़ता है जो आज का कोई मंत्री कहता है। जिस शिक्षा मंत्री के अधीन चाहे कितने भी IAS अधिकारी है, उनकी थोड़ी चलती, शिक्षा मंत्री की चलती, चाहे वो 8वीं पास ही हो। होता कि नहीं होता? जो भी मंत्री होते हैं ना, उन्हीं की चलती। हकीकत तो ये है, आप खुद देख लीजिए। आज राजस्थान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, जो मंत्री ने जो कह दिया। जैसे अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है राजस्थान में? मदन दिलावर है। मदन दिलावर ही है ना। मेरी नज़र में कोई मतलब नहीं है, हकीकत ये है। वो मेरा व्यक्तिगत राय है, ध्यान रखना, मैं उनके पद और पोस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि ऐसे व्यक्ति के बजाय तो राजस्थान में शिक्षा मंत्री ना हो तो बढ़िया है। आप शिक्षित लोगों का नेतृत्व कर रहे हो सारे। भाई आप शिक्षा विभाग में कौन आते हैं? सारे शिक्षित लोग होते हैं। इसमें निदेशालय में कौन लगे हुए? सारे IAS ऑफिसर लगे हुए हैं। और सारे जो टीचर आते हैं B.Ed करके, बहुत एक्सपीरियंस लेके, साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के आते हैं, सारी नॉलेज होती है उनको। और उनको एक ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है जो प्रॉपर तरीके से जानता ही नहीं है, सिस्टम को नहीं जानता। कभी तो कहता है ये कर दूंगा और कभी कहता है ऐसा नहीं। तो पहले एक दिन तो आज ये बात बोल जाएगा, कल को दूसरी बात बोल के जाएगा। अपनी बात पे ही स्टैंड, नॉलेज भी नहीं है आपको। भाई एक व्यक्ति जो कई वर्षों से पढ़ा रहा है, कई प्रकार की उसके पास डिग्रियां है, कई प्रकार की उसकी नॉलेज है, उसको एक आप ग्रेजुएशन किया आपने नॉर्मल तरीके की, आके आप गाइड करने लग जाओ, तो गलत है ना भाई। चलो इधर की बात करते हैं। तो ये देखना, ये यहाँ पे ये लफड़ा होगा अभी। तो एक तो कानून मंत्री, कानून मंत्री कोई बन सकता है। कानून मंत्री किसको बनाते हैं? किसको बनाएंगे मैं बताता हूँ। आप लोकसभा में गए, अजमेर से आप लोकसभा का चुनाव लड़ा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? केवल सामान्य ग्रेजुएशन मान लो या 12th पास मान लो, जो भी है। और आज पहले तो अनपढ़ भी जाते थे। तो कानून, आप सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद में सरकार में आपकी पकड़ है, तो आपको कानून मंत्री बनाया जा सकता है। आपकी कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी। और आप इन इतने सारे लोगों के ऊपर, पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कंट्रोल करोगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और हमारे संविधान, मूल संविधान में ये कहा था कि कार्यपालिका और विधायिका तो चलो एक दूसरे से लिंक है, लेकिन न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। आप उधर मत आओ, आप उधर मत आओ। तो ये होगा, देखना। एक तो कानून मंत्री शामिल होगा, उसके अलावा एक कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश। एक CJI हो गया, और 4 कौन हो गए? अन्य न्यायाधीश हो गए ना। 6 जने हो गए कि नहीं हो गए? तो फिर इस बात को, NJSE की बात को खारिज कर दिया किसने? 2014 में तो ये अमेंडमेंट हुआ था। 2015 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसको अवैध घोषित कर दिया। लिखो,
क्या लिखा? 6 सदस्य शामिल होंगे। 6 को रेखांकित करो आप पहले, सबसे पहले ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे? 1 1 4, नहीं समझे हो? 1 1 4, एक जो पहला लिखा है, एक उसमें कानून मंत्री, भारत का कानून मंत्री, और दूसरा जो एक लिखा है उसका मतलब सीजीआई, और जो 4 लिखे हैं वो वरिष्ठ न्यायाधीश 4। मतलब ये ले लो ना, 5 इनको उठा लो ना, वैसा का वैसा ही। देख लिया? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ने एनजेएसी लिखा दिया, हम तो इसको फुल फॉर्म लिखेंगे। तो आप एनजेएसी को रेखांकित करो। उस समय बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने थे यहाँ से, और लोगों को फिर ये चक्कर पड़ता था कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है, एनजेएसी क्या कहती है, कैसे चुनाव मतलब नियुक्ति करेगी उनकी, वो सारी चीजें आती थी। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको कॉलेजियम की जगह पे एनजेएसी याद रखना बस। एनजेएसी लिख लिया? एनजेएसी का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंट करते हैं ना, अपॉइंटमेंट्स, और सी का मतलब कमीशन, अपॉइंटमेंट्स कमीशन। हिंदी में लिख लो मेरी तरह वाले विद्यार्थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, छोटा हुआ आएगा, आयोग। देखो वर्ष 2015 में, नोट डाल सकते हो चाहो तो ये भी, वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नाम लिख लो, JS खैर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने, क्योंकि सीजीआई किसका अध्यक्ष होता ज्यादातर? संवैधानिक पीठ का, है ना? संवैधानिक पीठ ने उक्त 99वां संविधान संशोधन 2014 को गैर संवैधानिक करार दिया। गैर संवैधानिक लिख सकते हो, अवैध लिख सकते हो, है ना? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक करार दिया। और इस संशोधन को, संशोधन जब भी होता है एक्ट बनता है, कानून बनता है, ध्यान रखना ना। इस संशोधन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये कहते हुए रद्द कर दिया कि यह हमारा, हमारा बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट लिख लो, यह हमारा ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट के आधारभूत, आधारभूत ब्रैकेट में मूलभूत, आधारभूत बोलो चाहे मूलभूत बोलो, बात एक है ना। आधारभूत ब्रैकेट में मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है। 2014 में तो बना विद्यार्थियों का ये अमेंडमेंट हुआ, और कब चेंज हो गया ये? यानी कि मोदी जी ने बनते ही कुछ चेंज करने की सोची, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया, है ना? ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें, 2015 में रद्द किया था इसको। कब किया था रद्द? 2015 में रद्द। संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक पीठ का मतलब क्या है? जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ। देखो, एक तो खंडपीठ होती है, एक संवैधानिक पीठ होती है। खंडपीठ में 2-3 न्यायाधीश होते हैं, 5 से कम होते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिएगा, 2015 में कैंसिल हो गया। इस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे?
JS खेर, इसका पूरा नाम लिख सकते हो आप। ये 44वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे विद्यार्थियों। कौन से नंबर के थे? 44वें नंबर के थे। और इनका पूरा नाम लिखा देता हूं, जगदीश सिंह सरदार थे, जगदीश सिंह खेर। लिख लिया? पहले सिख थे, पहले सिख CJI, भारत का प्रथम सिख जो CJI बना ना, भारत का प्रथम सिख जो CJI बना। फोटो दिखाओगे इस महान पुरुष की? है दिखा नहीं क्या? लास्ट में होगा, देखना भाई सरदार जी की फोटो आएगी। तेरा जगदीश सिंह खेर, समझ गए? ये था विद्यार्थियों मामला। नोट डालो। अब तक 4 न्यायाधीश नियुक्ति मामले हुए हैं। कितने हुए? 4। अब तक कितनी बार हुए हैं विद्यार्थियों? 4 बार। कब कब? पहला लिखो, फर्स्ट जजेज केस, पहला न्यायाधीश नियुक्ति मामला। न्यायाधीश मामला कब का है? 1982 का। लिख लिया? इसे SP गुप्ता मामला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SP गुप्ता मामला या केस, बात जो भी है ना, SP गुप्ता केस भी कहा जाता है। और इसमें क्या कहा था विद्यार्थियों, वो सलाह वाली बात को लेकर क्या बोला था इसमें? मैंने पढ़ाया ना आपको सलाह वाली बात, क्या बोला था सलाह को लेकर? वो केवल सहमति नहीं माना, उसको केवल एक आदान प्रदान वाली बात, विचार विमर्श वाली बात बोली। ठीक है। सेकंड जजेज केस, दूसरा दूसरा सेकंड जजेज केस लिख लो आप तो, न्यायाधीश की मामला। ये कब आया था? 1990। ये इंपोर्टेंट है विद्यार्थी। इसमें कहा कि जो वो सलाह देता है वो एक प्रकार से सहमति है। और इसमें कितने की प्रावधान किया गया, मतलब वो कितने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेगा? 2 से। कितने से लेगा? 2 से लेकर फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा आगे। ठीक है। तीसरा क्या मामला था? तीसरा न्यायाधीश नियुक्ति मामला 1998। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉलेजियम का प्रावधान किया है इसमें। किसका प्रावधान किया गया है? कॉलेजियम का प्रावधान किया है। और इसमें संख्या कितनी बढ़ाई है? 4 कर दी। 2 से बढ़ा के कितनी कर दी? 4 कर दी विद्यार्थियों। तो अभी जो वर्तमान वाला कॉलेजियम है ये अस्तित्व में कब आता है? 1998 में आता है, थर्ड जजेज केस के समय। और वर्तमान में भी यही प्रचलित है, तो ये नाम पता होना चाहिए कब से ये सिस्टम चालू हुआ है। और चौथा 2015। देखो, चतुर्थ फोर्थ जजेज केस लिख लो आप तो, 2015। लिख लिया विद्यार्थी? ओके। ये क्या होगी? इनकी नियुक्ति होगी। अब नियुक्त करने के बाद में इनका जो टेन्योर है या कार्यकाल है वो कितना होता है? हाँ लिखो, कार्यकाल लिखो। कार्यकाल। हम्म
क्या हुआ? क्या हो गया? बोल बोल। कार्यकाल, कार्यकाल में विद्यार्थियों 62 वर्ष। देखो सही, कार्यकाल 62 वर्ष। कितना होता है? 62 वर्ष होता है। 62 वर्ष को रेखांकित करो। 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन 1963 पूरा पढ़ा करो एक बार। 15वां संविधान संशोधन 1963 में ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई? 65 वर्ष कर दी गई। अतः वर्तमान में 65 वर्ष है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि 65 वर्ष कब की गई? ये शुरुआत में कितनी थी, फिर वहां पे 60 करोगे ना। पहले कितनी थी? 62। अब कितनी कर दी विद्यार्थियों? 65। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? 15वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1963 में हुआ था। देखो विद्यार्थियों, वैसे तो ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन उससे पहले भी अगर चाहे तो त्याग पत्र दे सकता है। क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और अगर गड़बड़ कर देता है तो इसको हटाया भी जा सकता है। और हटाता इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। एक नोट डाल लो, हालांकि इस आर्टिकल की बात नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो आप। देखो, ये चाहे तो 65 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। दे सकते हैं, देख लिया। अथवा इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। हालांकि हटाने के लिए तो अलग वो बना हुआ है। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, आपने कई पद ऐसे देखे होंगे कि 3 वर्ष 65 जो भी पहले हो जाती है वो पहले हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कितने समय तक न्यायाधीश रहेगा उस बात का उल्लेख नहीं है, बस अधिकतम आयु का दे रखा है। एक नोट डाल सकते हो एक और। संविधान में इसके कार्यकाल को तय नहीं किया गया है। ऐसे लिखो, संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, अर्थात कार्यकाल को लेकर संविधान मौन है। संविधान कैसा है? मौन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कार्यकाल को? टेन्योर। टेन्योर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं अभी। तो फिर अगला जो अनुच्छेद आएगा वो कौन सा आएगा? 124 क्लोज 2 हो गया आपका, है ना। 3 के ऊपर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।